तो बच्चों देखिए, जब हमने किसी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की बात करी थी, जब हमने कहा था कि कोई इंडिविजुअल है वो डेवलप होना चाहता है, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहता है, तो हमने कहा था कि उसको हायर सैलरी चाहिए, हायर इनकम चाहिए। बच्चों सेम बात नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी बोली जाएगी। किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि उसकी इनकम जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। वी सॉ दैट इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट गोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल। So you can think that for a nation to develop, income of nation is very important. पर बच्चों सवाल ये उठता है कि what is income of nation? किसी भी नेशन की इनकम आखिर क्या होती है? कोई इंडिविजुअल की जब हम बात कर रहे थे तो देखिए, एक इंडिविजुअल तो सुबह घर के बाहर निकलता है, हर दिन काम करता है, रात को घर आता है और वो पैसे कमाता है, पर नेशन कहीं जाता तो है नहीं। तो नेशन की इनकम के बारे में बात कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों देखिए, द इनकम ऑफ नेशन इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स या फिर ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री। एक नेशन में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबकी इनकम का सम जो है उसी को हम इनकम ऑफ नेशन बोलेंगे। जैसे कि अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की पॉपुलेशन है 121019342, मतलब 1.2 बिलियन लोग रहते हैं इंडिया में। अब इन 1.2 बिलियन लोगों की इनकम को, एक साल की इनकम को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा दैट इज इनकम ऑफ आवर नेशन। सम ऑफ इनकम ऑफ 1.2 बिलियन इंडियंस कितनी है? 1622143277593, दैट इज 1.6 ट्रिलियन। तो इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है? 1.6 ट्रिलियन। मतलब कि 1.2 बिलियन लोगों की, 1.2 बिलियन इंडियंस की एक साल की इनकम का सम है 1.6 ट्रिलियन डॉलर। इफ इनकम ऑफ नेशन इज हाई देन वी यूजुअली सी दैट नेशन इज डेवलप्ड। ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि अगर किसी नेशन की इनकम ज्यादा है तो वो डेवलप ज्यादा होगा, और ऑब्वियस सी बात भी है। पर यहां पे मैंने वर्ड यूज करा है यूजुअली, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे अभी। पर देखिए, पहले यहां पे ध्यान दीजिए कि मैंने इधर लिखा है डॉलर, 1.6 ट्रिलियन डॉलर। मैंने यहां पे रुपीज नहीं यूज करा है। इंडिया की करेंसी क्या है? इंडिया की करेंसी तो रुपीज है, पर मैंने यहां पे डॉलर यूज करा है। क्यों? बच्चों देखिए, हम जब भी इंटरनेशनल लेवल पे करेंसीज के बारे में बात करते हैं, किसी भी मॉनेटरी डेटा के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम जो करेंसी अज्यूम करके चलते हैं वो होती है डॉलर, और जो भी कैलकुलेशन होती है वो इस डॉलर के बेसिस पे ही होती है। क्योंकि देखिए, इंडिया में तो रुपीज चलता है, किसी और कंट्री में कोई दूसरी करेंसी चलती है। तो अगर हमें इस मॉनेटरी डेटा को किसी दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करना है तो हम नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी करेंसीज के बारे में बात करी जाती है, कोई भी मॉनेटरी डेटा के बारे में बात करी जाती है, तो वो डॉलर में ही करी जाती है, जिससे कि दो कंट्रीज को कंपेयर करना आसान हो। अब देखिए, हम ऐसा तो बोल रहे हैं कि किसी भी कंट्री की इनकम अगर ज्यादा है तो वो यूजुअली डेवलप होगा, पर क्या ऐसा हमेशा हो जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, कनाडा है, आप जानते हैं कनाडा एक नेशन है, और कनाडा एक बहुत ही डेवलप्ड नेशन है, बहुत जबरदस्त डेवलप्ड नेशन है। और जो कनाडा की नेशनल इनकम है वो है 1.2 ट्रिलियन डॉलर, जबकि इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो है 1.6 ट्रिलियन डॉलर। मतलब कि कनाडा की नेशनल इनकम से ज्यादा। फिर भी कनाडा इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है। ऐसा क्यों? बच्चों ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ कनाडा इज 34 मिलियन, whereas that in India is 1.2 billion। सिर्फ 134 मिलियन पॉपुलेशन है कनाडा की, जबकि इंडिया की 1.2 बिलियन। तो अगर आप 1.2 बिलियन लोगों की इनकम को ऐड करेंगे तो आपके पास 1.6 ट्रिलियन आता है। वहीं अगर आप यहां पे 34 मिलियन लोगों की इनकम को ऐड कर रहे हैं तो आपके पास में 1.2 ट्रिलियन आ रहा है। तो नेशनल इनकम तो कनाडा की कम आ रही है, इंडिया की ज्यादा आ रही है, और कनाडा जो है वो इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड है, इंडिया कनाडा से कम डेवलप्ड है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इनकम ऑफ नेशन जो है वो कभी भी किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। मतलब कि किसी भी दो कंट्रीज को अगर हमें कंपेयर करना हो कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है और कौन सी कंट्री कम डेवलप है, तो ये बात हम नेशनल इनकम के बेसिस पे नहीं कह सकते। पर अब सवाल ये होता है कि अगर हमें किसी भी दो नेशन के बीच में कंपैरिजन करना हो उनके डेवलपमेंट का, तो वो हम कैसे करेंगे? बच्चों इस चीज के लिए अब हम एक एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं।
आपको एवरेज निकालना आता है। मान लीजिए 3 लोग हैं, ए बी सी। ए की 1 ईयर की जो इनकम है वो मान लीजिए ₹10,000 है। बी की 1 ईयर की इनकम मान लीजिए कि आप 5,000 है। सी की 1 ईयर की इनकम मान लीजिए अब 9,000 है। अब इन तीनों की एवरेज इनकम कितनी होगी बच्चों? इन तीनों की एवरेज इनकम कितनी होगी? इन तीनों की इनकम का सम डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 लोगों की इनकम को यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब 10,000 प्लस 5,000 प्लस 9,000 डिवाइड बाय 3, और ये कितना आएगा? ये आएगा 24,000 डिवाइड बाय 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8,000। 8,000 क्या है? एवरेज है इन तीनों की इनकम का। वैसे ही अगर हम किसी भी नेशन के एवरेज इनकम निकालें, मतलब कि एक नेशन की टोटल इनकम को डिवाइड कर दें उसकी पॉपुलेशन से, तो जो अमाउंट निकल के आता है उसकी हेल्प से हम इजीली दो नेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। अगर किसी नेशन की एवरेज इनकम ज्यादा है देन दैट नेशन इज मोर डेवलप्ड देन अदर नेशन। सो एवरेज इनकम ऑफ नेशन क्या है? सम ऑफ इनकम ऑफ पॉपुलेशन ऑफ नेशन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट नेशन। अब इसी फॉर्मूले से अगर हम इंडिया की एवरेज इनकम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखिए अभी हमने पीछे देखा था कि $1.6 ट्रिलियन इंडिया की इनकम है, इंडिया की नेशनल इनकम है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.2 बिलियन से, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा $1,340। वहीं पे हमने देखा था कि इंडिया जो है वो कनाडा से थोड़ा कम डेवलप्ड है, पर इंडिया की नेशनल इनकम जो है वो कनाडा से ज्यादा है। अगर हम अब कनाडा की एवरेज इनकम निकालें तो देखिए कितनी आएगी? $1.2 ट्रिलियन डिवाइड बाय 34 मिलियन। 34 मिलियन इज पॉपुलेशन ऑफ कनाडा एंड $1.2 ट्रिलियन इज नेशनल इनकम ऑफ कनाडा। इसको सॉल्व करा हमने तो देखा हमारे पास आया 35,295। बच्चों इंडिया की एवरेज इनकम कितनी आ रही है? 1,340, और कनाडा की एवरेज इनकम कितनी आ रही है? 35,295। आ गया ना डिफरेंस? तो अब हम यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि अगर किसी भी कंट्री की एवरेज इनकम ज्यादा है तो वो कंट्री ज्यादा डेवलप होगी, और अगर किसी कंट्री की एवरेज इनकम कम है तो वो कंट्री थोड़ी कम डेवलप होगी। और बच्चों यहां पे एक बात और आप जानिए कि एवरेज इनकम ऑफ कंट्री इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम। तो बच्चों एक बार सब कुछ वापस से समझ लेते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाए। हमने सबसे पहले बात करी नेशनल डेवलपमेंट की। हमने ये जाना कि किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी इनकम ज्यादा हो। फिर हमने ये पता लगाने की कोशिश करी कि किसी भी नेशन की इनकम कैसे पता लगाएंगे। तो हमने देखा कि किसी भी नेशन की इनकम को पता लगाने के लिए उस कंट्री में रहने वाले सारे लोगों की इनकम को ऐड कर दीजिए, तो जो अमाउंट आपके सामने आता है वो ही किसी भी नेशन की इनकम होती है। पर यहां पे प्रॉब्लम ये आई कि किसी भी कंट्री के इनकम ऑफ नेशन जो है वो उसकी पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट होती है। तो अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसकी इनकम भी ज्यादा निकलेगी, और किसी कंट्री की पॉपुलेशन अगर कम है तो उसकी इनकम भी कम निकलेगी। तो इसलिए हम कभी भी इनकम ऑफ नेशन को दो कंट्रीज को कंपेयर करने की यूज में नहीं ले सकते कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है, कौन सी कंट्री कम डेवलप है। ये कंपैरिजन हम इनकम ऑफ नेशन से हेल्प से नहीं कर सकते। इसके लिए अब हमें कुछ और मेथड फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वो दूसरा मेथड क्या था? वो दूसरा मेथड था एवरेज इनकम कैलकुलेट करने का। अगर हम किसी भी दो नेशन की एवरेज इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम बहुत इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा नेशन ज्यादा डेवलप है और कौन सा नेशन थोड़ा कम डेवलप है। और इस एवरेज इनकम को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम के बारे में आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि पर कैपिटा इनकम को वर्ल्ड के जो इंटरनेशनल बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब ने बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट किया है। उन लोगों ने माना है कि पर कैपिटा इनकम को हम यूज कर सकते हैं किसी भी दो नेशन के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, या फिर किसी भी नेशन के बारे में पता लगाने के लिए कि वो डेवलप है या फिर वो नहीं है। तो बच्चों एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स लोन्स टू डेवलपिंग कंट्रीज। जो कंट्रीज डेवलप हो रही हैं वर्ल्ड बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड कराता है ताकि वो और अच्छे से और जल्दी से डेवलप हो सके। तो देखिए वर्ल्ड बैंक का लोगो है, और वर्ल्ड बैंक के वैसे तो कई सारी कंट्रीज में ब्रांचेस लोकेटेड हैं, इंडिया में कोई है,
और इंडिया, इसका वर्ल्ड बैंक का जो मेन हेडक्वार्टर है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, वो वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है, यूएसए में। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है वो हर साल एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। बच्चों, इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक इंडिया, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज की मॉनेटरी डिटेल्स को एनालाइज करता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2012 में वर्ल्ड बैंक ने जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करी थी, उसमें इसने क्या कहा था, उसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,276 एंड अबव इन 2010 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। जिन जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $12,276 या इससे ज्यादा है, उन्हें तो बोला जाएगा कि वो रिच कंट्रीज है। और जिन भी कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम 1005 या उससे कम है, उन्हें बोला जाएगा लो इनकम कंट्रीज। तो इंडिया कहां लाया करेगा बच्चों? इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $1340, तो ये लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। मतलब कि हमारी जो पर कैपिटा है बहुत ज्यादा कम भी नहीं है कि हम लो इनकम में आ जाएं, और हमारी बहुत ज्यादा भी नहीं है कि हम रिच कंट्रीज में आ जाएं। तो हमें लो मिडिल इनकम कैटेगरीज में डाला गया है। तो देखिए, पर कैपिटा इनकम जो है वो किसी भी दो कंट्री को कंपेयर करने के लिए बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पर अगर हम पर कैपिटा इनकम भी निकालते हैं ना, तो वहां पे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। किस तरह की प्रॉब्लम है, इसको समझते हैं। तो बच्चों, यहां पर एक टेबल बना रखी है मैंने, इससे देखिए, यहां पे मैंने दो कंट्रीज लिए, कंट्री ए और कंट्री बी। अब कंट्री ए और कंट्री बी बहुत यूनिक कंट्रीज हैं। इन दोनों कंट्रीज में सिर्फ 5-5 लोग रहते हैं। हमारी कंट्री में तो खैर 1.2 बिलियन लोग रहते हैं, पर इस कंट्री, ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, बिल्कुल यहां पे सिर्फ 5-5 लोग ही रहते हैं। तो कंट्री ए में कोई एक आदमी है, उसकी एक मंथ की सैलरी है 9,500। कंट्री ए में कोई सेकंड आदमी है, उसकी मंथली सैलरी 10,500। वैसे कंट्री ए में कोई थर्ड पर्सन है, उसकी सैलरी 9,800। और ऐसे करते करते 5 लोगों की कुछ सैलरीज यहाँ पे लिखी हुई है। वैसे कंट्री बी में जो एक आदमी है, उसकी सैलरी 500। कंट्री बी में कोई एक और सेकंड आदमी, उसकी सैलरी है 500, इनकम है 500। कंट्री बी में कोई थर्ड पर्सन, उसकी भी 500 है, फोर्थ पर्सन की भी 500 है, फिफ्थ पर्सन की इनकम जो है वो 48,000 है, इन सब में सबसे ज्यादा। अब हमें इन दोनों कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट करना है, तो चलिए करते हैं। बच्चों, पर कैपिटा ऑफ कंट्री ए कितना आएगा? यह आएगा 9,500 प्लस 10,500 प्लस 9,800 प्लस 10,000 प्लस 10,200। और इसको पूरे को डिवाइड किससे करेंगे? क्योंकि 5 ही लोग हैं कंट्री में, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे। और वैसे अब हम पर कैपिटा ऑफ कंट्री बी निकालते हैं। तो पर कैपिटा ऑफ कंट्री बी क्या आएगा? 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, ये तो इन 4 की इनकम, और एक इसकी भी इनकम लिखेंगे, तो प्लस 48,000 डिवाइड बाय 5। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि पर कैपिटा ऑफ कंट्री ए आ रही है 10,000, और पर कैपिटा ऑफ कंट्री बी भी आएगी 10,000। यही तो मजेदार बात है। यहां पे लोगों की इनकम तो कम थी, पर एक ही आदमी की इनकम बहुत ज्यादा थी। पर वहीं पे कंट्री ए में देखा जाए तो हर इंडिविजुअल की इनकम ऑलमोस्ट बराबर बराबर सी थी, और पर कैपिटा दोनों की बराबर आ रही है, दोनों की पर कैपिटा 10,000 आ रही है। तो आपको क्या लगता है, कंट्री ए कंट्री बी से ज्यादा डेवलप है या कंट्री बी कंट्री ए से ज्यादा डेवलप है? बताइए भाई, ऑब्वियस सी बात है, कंट्री ए में तो हर इंडिविजुअल के पास में इनकम अच्छी आ रही है, पर कंट्री बी में 4 इंडिविजुअल के पास में तो इनकम बहुत कम आ रही है, वहीं पे 5वें इंडिविजुअल के पास में इनकम बहुत ज्यादा आ रही है। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि पर कैपिटा की कैलकुलेशन जो है, एवरेज की जो कैलकुलेशन है, वो थोड़ी खराब हो गई, थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। कंट्री ए में तो ये 5 लोग बहुत खुश हैं क्योंकि सबकी सैलरी अच्छी है। कंट्री बी में 4 लोग तो बड़े दुखी हैं क्योंकि इनकी सैलरी बहुत कम है, कि इनकी इनकम बहुत कम है। वहीं पे जो 5th पर्सन है बड़ा खुश है कि इसकी तो इनकम बहुत ज्यादा है। तो कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप कहलाएगी? वो कंट्री जिसके सारे सिटीजन खुश हैं, या वो कंट्री जिसके सारे सिटीजन दुखी हैं 1-2 सिटीजन को छोड़ के? ऑब्वियसली वही कंट्री ज्यादा डेवलप कहलाएगी जिसके सारे सिटीजन खुश हैं। तो बच्चों, पर कैपिटा में भी यही प्रॉब्लम है। पर कैपिटा इनकम से यही नुकसान है कि हम कंपैरिजन तो कर लेते हैं, मगर हमारी दुनिया में कई कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनके हालात कंट्री बी जैसे हैं। जैसे कि कई सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं। जो हमारा वर्ल्ड मैप है उसमें जो मिडिल ईस्ट में, मतलब यहां पे लाया करने वाली जो कंट्रीज हैं, उनके हालात कुछ ऐसे ही हैं।
यहां पे आप जानते हैं बहुत ज्यादा पेट्रोलियम निकलता है, और उन पेट्रोलियम फील्ड्स के जो ओनर हैं वो तो बड़े अमीर हैं, बड़े करोड़पति खरबपति लोग हैं, पर बाकी जो लोग हैं उसके वहां के, वो बेचारे बहुत गरीब हैं। अगर इस मिडिल ईस्ट के मैप को मैं थोड़ा जूम करूं तो देखिए, ये सारी वो कंट्रीज है जो मिडिल ईस्ट में लाया करती हैं। यहां पे सभी जगहों पे बहुत जबरदस्त पेट्रोलियम है, और यहां पे जो भी पेट्रोलियम निकलता है वो पूरी दुनिया में जाता है। तो आप सोचिए कि इन पेट्रोलियम फील्ड्स के जो मालिक होंगे, ओनर्स होंगे, वो कितने करोड़पति खरबपति लोग होंगे, कितना पैसा होगा उनके पास में। तो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास में पैसा है? मान लीजिए जैसे सीरिया की बात करते हैं, तो सीरिया में मान लीजिए कि अराउंड 20 पेट्रोलियम फील्ड्स हैं। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वहां पे कितनी पेट्रोलियम फील्ड्स हैं, मगर मान लीजिए 20 है। तो उन 20 पेट्रोलियम फील्ड्स के ओनर भी 20 लोग होंगे, 20 पीपल होंगे, और जो कंट्री की ओवरऑल पॉपुलेशन है वो होगी अराउंड 5 मिलियन के आसपास, मान लीजिए। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना फिगर है, आप फिगर चेक कर लीजिएगा इंटरनेट से। तो 5 मिलियन में से 20 पीपल तो ऐसे हैं जो बहुत जबरदस्त अमीर हैं। बाकी के जो लोग हैं वो बेचारे इतने अमीर नहीं है, वो बहुत गरीब भी लोग होंगे, कुछ मिडिल क्लास भी होंगे। तो हालांकि सीरिया का पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होगा, पर फिर भी सीरिया जो है वो डेवलप नहीं है, क्योंकि वहां के लोग डेवलप नहीं है। वहां के 5 मिलियन लोग डेवलप नहीं है, वहां के सिर्फ 20 पीपल हैं वही डेवलप है। वही हालत मिडिल ईस्ट की कई सारी कंट्रीज में है। ऐसा ही मैंने यहां पे कुछ लिखा भी है कि अ कंट्री इज डेवलप्ड और नॉट, दिस थिंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय जस्ट नोइंग इनकम ऑफ दैट कंट्री। देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो ऑन विच डेवलपमेंट ऑफ नेशन डिपेंड्स। बच्चों, जैसे कि एक इंडिविजुअल के लिए सिर्फ इनकम ही सब कुछ नहीं होता है और दूसरे डेवलपमेंट गोल्स भी होते हैं, वैसे ही किसी भी कंट्री के लिए भी पर कैपिटा इनकम हाई होना ही सफिशिएंट नहीं है ये पता लगाने के लिए कि वो कंट्री डेवलप है या फिर वो कंट्री डेवलप नहीं है, और दूसरे फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों, जो हमारा सवाल था अबाउट कंपेयरिंग डेवलपमेंट ऑफ टू नेशन वाला, कि दो नेशन में हम कंपैरिजन कैसे करेंगे कि कौन सा नेशन ज्यादा डेवलप है और कौन सा नेशन कम डेवलप है, तो वो तो अभी भी यहीं पर रह गया। हमने सोचा था पर कैपिटा इनकम से शायद हमें यह पता लग जाए कि कौन सा नेशन डेवलप ज्यादा है, कौन सा नेशन कम डेवलप है, पर ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम किसी भी दो नेशन को कैसे कंपेयर करेंगे? तो इसे समझने के लिए आप अपने क्लासरूम का एग्जांपल लीजिए। देखिए, आपके क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होंगे, कुछ बच्चे स्टडीज में बड़े अच्छे होंगे, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बड़े अच्छे होंगे, कुछ बच्चे सिंगिंग में बड़े अच्छे होंगे, और हो सकता है कुछ बच्चे दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में बड़े अच्छे हों, जैसे कि हेल्थ, ड्रामा, चेस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, और न जाने कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो अब हर बच्चा हर कैरेक्टरिस्टिक्स में अच्छा हो ये तो जरूरी नहीं है। जरूरी तो नहीं कि जो बच्चा स्टडीज में अच्छा हो वही बच्चा स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो वो ड्रामा में बड़ा अच्छा हो। तो इस तरीके से हर बच्चे की अपनी क्वालिटी होती है, हर बच्चे के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहां पे भी प्रॉब्लम वही है जो नेशन के केस में थी, कि हम कैसे भी करके दो बच्चों को कंपेयर कैसे करें कि कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा है, कौन सा बच्चा कम अच्छा है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं? यूजुअली we take one or more important characteristics of a student and compare them based on these characteristics. हम ऐसा सेट कर लेते हैं कि 2 या 3 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जैसे स्टडीज, स्पोर्ट्स और हेल्थ, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम सारे बच्चों को इन्हीं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। तो बच्चों, जो चीज बच्चों के केस में होती है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ले लेना और बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना, क्योंकि वो इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो जो चीज हम यहां पे कर रहे हैं बच्चों के केस में, वही चीज हम नेशन के केस में भी करते हैं। बच्चों, से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पे हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई नेशन डेवलप है या वो नहीं है। इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, करप्शन, फिजिकल साइज, पॉपुलेशन, मतलब अगर कोई कंट्री की इनकम बड़ी अच्छी है तो हो सकता है वो डेवलप कंट्री हो। किसी कंट्री में एजुकेशन बड़ी अच्छी हो, बहुत ज्यादा लोग वहां के एजुकेटेड हो, तो हो सकता है कि वो डेवलप कंट्री हो। वैसे ही अगर बहुत सारे लोग हेल्दी हुए तो हो सकता है कि वो कंट्री डेवलप हुई। वहां पे अगर करप्शन नहीं हुआ तो हो सकता है वो कंट्री डेवलप हो। तो ऐसे करते करते न जाने कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम कंट्रीज के लिए भी निकाल सकते हैं। पर बच्चों, यहां पे भी हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके चलेंगे। जैसे कि यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर कोई कंट्री इनकम, हेल्थ और एजुकेशन में अच्छी है, इसका मतलब कि वो डेवलप्ड कंट्री है। और कोई कंट्री अगर इनकम, एजुकेशन, हेल्थ तीनों में ही खराब है तो वो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो हालांकि दूसरे फैक्टर्स भी हैं, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं,
मगर हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ही लेकर चल रहे हैं जिनके बेसिस पे यहां पे कंपैरिजन होगा। तो अब देखिए यहां पे भी इनकम, अगर हम किसी दो नेशन को इनकम के बेसिस पे कंपेयर करना चाहते हैं तो हम उन नेशंस की पर कैपिटा को देखते हैं, और पर कैपिटा के अलावा भी और भी बहुत सारे चीजें हैं इनकम में जिन्हें हम देखते हैं कभी भी दो नेशन को कंपेयर करने के लिए। वैसे अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी किसी भी दो नेशन की लिटरेसी रेट के बेसिस पे उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री में स्कूल ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, कौन से स्कूल में स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट मतलब कि बच्चों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं तो इसका मतलब कि वहां पे एजुकेशन सिस्टम बहुत पुअर है, और अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट काफी कम है, इसका मतलब उस कंट्री में एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा है। और वैसे हम हेल्थ में भी किस तरीके से कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि कौन सी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है और कौन सी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि किसी भी कंट्री में कोई भी पर्सन कितने साल तक जी सकता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि बच्चा पैदा होने के एक साल के अंदर अंदर कितने बच्चे हैं जो मर गए। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है इसका मतलब हेल्थ पुअर है, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है इसका मतलब हेल्थ अच्छी है, उस कंट्री के लोगों की हेल्थ अच्छी है। तो बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही हम कभी भी किसी भी कंट्रीज को कंपेयर कर पाते हैं। बच्चों एक चीज होती है उसे हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हमारी कंट्री में एक बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है अमर्त्य सेन, और पाकिस्तान में एक बहुत ही जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है महबूब उल हक। तो बच्चों अमर्त्य सेन जी ने और महबूब उल हक जी ने मिलकर डिफरेंट कंट्रीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से यह पता लगता है कि उस कंट्री में पैदा होने वाले पर्सन की एज कितनी हो सकती है, कितनी एक्सपेक्टेड है। एजुकेशन जैसे कि उस कंट्री में कितने लोग पढ़े हुए हैं, कितने लोग नहीं पढ़े हुए हैं, कितने बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं 15 एज की उम्र से पहले ही, इस तरह के डेटा को, और पर कैपिटा इनकम, इन तीन टाइप के डेटा को, स्टैटिस्टिकल डेटा को एक फॉर्मूले में रखा, और उस फॉर्मूले से हमें वैल्यू निकली एचडीआई की। हमारे पास एक वैल्यू आई, उसे बोला हमने एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो बेसिकली ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताता क्या है, देखिए जिस भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई है इसका मतलब वो कंट्री डेवलप्ड है, और किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लो है इसका मतलब वो कंट्री अंडर डेवलप्ड है। बच्चों एचडीआई जो है वो वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही एक्यूरेट पैरामीटर है ये पता लगाने का कि कोई भी कंट्री डेवलप है या वो डेवलप नहीं है। अगर किसी कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई है तो वो डेवलप है, अगर किसी कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम है तो वो अंडर डेवलप है या फिर डेवलपिंग है। तो जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि हम डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए इन तीन ही फैक्टर्स को देख रहे हैं, जबकि यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते थे, पर हम यहां पे सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स को देख रहे हैं जो कि एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस, आपने इसका नाम सुना ही होगा। The United Nations is an intergovernmental organization established to promote international cooperation. ये यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन क्या है, एक इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि इसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट ही पार्टिसिपेट कर सकती है। और ये एस्टेब्लिश क्यों किया गया था, ताकि ओवरऑल पूरी जो कंट्रीज हैं, पूरी जो दुनिया में कंट्रीज हैं, उन सब में कॉपरेशन बढ़े, आपस में थोड़ा प्रेम बढ़े। इस वजह से यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसे एस्टेब्लिश करा गया था आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर टू के बाद में इसे लॉन्च किया गया था, इसे एस्टेब्लिश किया गया था। और देखिए इसका हेडक्वार्टर देखिए कितनी बड़ी सारी बिल्डिंग है यूएन की, और ये न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। और ये देखिए आप इसका लोगो, यूनाइटेड नेशंस का ये लोगो है, सिंबल है। देखिए किस तरीके से पूरी अर्थ को, पूरे हमारे वर्ल्ड को यहां पे इस लोगो में बनाया गया है। अब यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उस प्रोग्राम का नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू हेल्प नेशंस टू डेवलप। यूनाइटेड नेशन का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो सिर्फ इसी चीज पे ध्यान देता है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो डेवलप नहीं हो पा रही है, फिर उसके पीछे के कारणों को जानना चाहते हैं कि भाई वो क्यों नहीं डेवलप हो पा रही है, और उस कंट्री को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि वो डेवलप हो जाए। तो इस तरह की कुछ बातें यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में की जाती हैं।
अब यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो हर साल एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लॉन्च करता है, HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स रिलीज करता है। तो इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, इन तीनों के डेटाज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के गिवन रहते हैं। और ये रिपोर्ट जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को भी यूज करती है, और ये HDI के बेसिस पे एक रैंक निकालती है, हर कंट्री की रैंक निकालती है। मतलब जिसकी रैंक अच्छी है 1, 2, 3 है, मतलब कि वो तो बहुत ही जबरदस्त डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और जिनकी रैंक बहुत पीछे है जैसे 150, 160, 170, मतलब कि वो उतनी ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो बच्चों मेरे पास ईयर 2013 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से निकली हुई कुछ ये फिगर्स हैं, कुछ ये डेटाज हैं। यहां पे मैंने कंट्री और रैंक ये दोनों चीजें मेंशन कर रखी हैं। HDI रैंक्स ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज। जैसे कंट्री है नॉर्वे, तो नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे आती है, मतलब कि नॉर्वे सुपर डुपर डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज में आ रही है। ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पे आ रही है, यूनाइटेड स्टेट्स थर्ड नंबर पे आ रही है। फिर देखिए श्रीलंका हमारी नेबरिंग कंट्री है, पर इसकी रैंक है 92, ये भी बड़ी अच्छी रैंक है। पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की तो रैंक ही बहुत पीछे है, 136। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी, उसकी है 146 रैंक। अब जो सबसे ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड नेशन है वो है नाइजर नाम से, और ये अफ्रीका में लोकेटेड है, और इसकी रैंक है 187। बच्चे लास्ट आ रहा है। अब ये क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड रिपोर्ट है, तो आप सोचिए कि नॉर्वे जैसी कंट्री है जिसकी रैंक 1 है, तो वहां पे इनकम, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन और हेल्थ, इन तीनों ही चीजें में कितना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। फिर ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें तो सेम थिंग है, वहां पे भी एजुकेशन, हेल्थ और इनकम कितनी अच्छी होगी लोगों की। फिर सेम गोज फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो। श्रीलंका की हालत इंडिया से बड़ी अच्छी है, हालांकि इन कंट्रीज के मुकाबले यहाँ पे थोड़ी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं होगी, या फिर वहां पे हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होगी लोगों की, या फिर उनकी पर कैपिटा इतनी ज्यादा नहीं होगी। पर फिर भी जैसे कंट्रीज हुई जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नाइजर, इनसे तो बहुत अच्छा है। इंडिया के तो हालात आप जानते ही हैं, इंडिया में कितनी ज्यादा गरीबी है, लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है हमारे पास में, हमारी कंट्री में। तो ऑटोमेटिकली HDI की कैलकुलेशन में हम नीचे ही आने थे, इसलिए हमारी रैंक 136 है। अब तो ये सोचिए हमारे से नीचे भी कितनी सारी कंट्रीज हैं। तो अगर हमें इंडिया के हालात बुरे लगते हैं, तो नाइजर अगर हम पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे, वहां तो हालात और भी ज्यादा बुरे होंगे। तो बच्चों अभी तक तो हमने बात करी कि इंडिया किस तरीके से वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करता है। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब एक बात करते हैं कि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो बच्चों चलिए हम हमारी कंट्री में सिर्फ इन 3 स्टेट्स की बात करते हैं, पंजाब, केरला और बिहार की। बस अभी हम इन 3 ही पे फोकस करेंगे। इन तीनों स्टेट्स में पर कैपिटा कितना है, मतलब कि जैसे पंजाब है, पंजाब में जितने भी लोग रहते हैं उनकी एक साल की अर्निंग डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ पंजाब, वो कितनी है, 60,746 रुपीज। क्योंकि इस बार हम डेटा जो है वो कंट्री का ही ले रहे हैं, कंट्री के बाहर से हमें मतलब नहीं है, इसलिए हम यहां पे जो भी डेटा लेंगे वो रुपीज में ही ले रहे हैं। वैसे केरला की पर कैपिटा विच इज टोटल पॉपुलेशन जितनी भी केरला में अर्न कर रही है उन सभी लोगों की इनकम का सम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ केरला, दैट इज पर कैपिटा इनकम ऑफ केरला। और बिहार का भी वैसे ही कुछ होगा। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट पर 1000, मतलब कि इंडिया में पैदा होने वाले हर 1000 बच्चों में से कितने लोग ऐसे, कितने बच्चे ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल का होने के पहले ही मर जाते हैं, उसे बोला जाता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। और इसे पर 1000 कैलकुलेट करा जा सकता है, पर 100 भी कैलकुलेट करा जा सकता है, पर 2000 भी कैलकुलेट करा जा सकता है, पर यहां पे हम हर स्टेट के लिए पर 1000 ही कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर एक है लिटरेसी रेट, कि उस स्टेट के कितने लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। तो अब यहां पे देखा जाए तो पंजाब जो है उसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, 60,746। फिर केरला की है 59,179, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी पंजाब की तो बहुत ज्यादा है। बिहार जो है वो बहुत पीछे, बहुत ही पीछे है, इसकी है 16,715 बस। फिर हम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करें, ये तो ये देखिए एक तरह से हेल्थ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी स्टेट में हेल्थ फैसिलिटीज कितनी अच्छी हैं। अगर किसी स्टेट में तो बच्चों अब तक तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि आखिर डेवलपमेंट होता क्या है।
हमने देखा कि डेवलपमेंट दो टाइप का होता है, एक तो इंडिविजुअल लेवल पे और एक नेशनल लेवल पे। और इंडिविजुअल लेवल पे और नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट होने का क्या मतलब होता है, कैसे नेशन डेवलपमेंट और कैसे उसे मेजर करते हैं, हमने इन सभी चीजों पे बहुत अच्छे से फोकस किया है। तो बच्चों, अब हम इस चैप्टर की बहुत ही डिफरेंट सेक्शन पे जंप करने वाले हैं, जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो देखते हैं सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ। देखिए, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ और छोटी मोटी चीजें जाननी होंगी। जैसे कि यहां पे देखिए, मैंने कुछ यहां पे ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं। ये तो है कोयला, ग्राउंड वाटर, ये जो जमीन के नीचे पानी होता है उसे ग्राउंड वाटर बोलते हैं। यूरेनियम, जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सोलर एनर्जी, सूरज से मिलने वाली एनर्जी। विंड एनर्जी। पेट्रोलियम जानते हैं आप क्या होता है? ये है क्रूड ऑयल में हमें पेट्रोल, डीजल, वैक्स और ये सब चीजें मिलती हैं। तो बच्चों, ये सब चीजें क्या हैं? बच्चों, ये सारी चीजें हैं नेचुरल रिसोर्सेस। ये नेचर ने हमें कुछ रिसोर्सेस प्रोवाइड करी हैं, और जो नेचुरल रिसोर्सेज होती है ना, दे आर वेरी क्रूशियल फॉर आवर डेवलपमेंट। ये हमारे डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, कोल से, यूरेनियम से, सोलर से, विंड से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ग्राउंड वाटर से हमें पीने का पानी मिलता है या फिर फार्मिंग के लिए पानी मिलता है। पेट्रोलियम का तो यूज बताने की मुझे आपको कोई जरूरत है भी नहीं। और भी इसके अलावा न जाने कितनी सारी रिसोर्सेज हैं जो नेचर ने हमें प्रोवाइड कराई हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी हुई? जैसे कि ग्राउंड वाटर, सोलर, विंड, ये सारी वो रिसोर्सेज है जो हमें नेचर से तो मिली हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो वो रिसोर्सेज होती हैं जो खुद को रिप्लेनिश कर लेती हैं, मतलब खुद को दोबारा बना लेती हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर है। तो ग्राउंड वाटर की एक साइकिल चलती है कि पानी इवोपरेट होता है, फिर वो बारिश में वापस जमीन पे आता है, जमीन में से पानी वापस से जमीन के अंदर चला जाता है और ग्राउंड वाटर बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस की वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो खत्म होता है और फिर दोबारा भर जाता है, फिर वो खत्म होता है, फिर वो दोबारा भर जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं ग्राउंड वाटर क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि ये वापस से रिन्यू हो जाती है। वहीं पर अगर हम सोलर की बात करें तो सोलर एनर्जी है वो तो अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी हमें सन से मिल ही रही है ऑलरेडी। देखिए, सन से जितनी भी रेज हमें मिल रही हैं उनसे हम एक सोलर एनर्जी जनरेट कर ही सकते हैं। विंड की भी बात करें तो विंड जो है वो भी कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती। एग्जॉस्ट नहीं हो सकती मतलब कि कभी खत्म नहीं हो सकती। विंड तो चलती रहती है हमेशा। पर वहीं पे अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं। मतलब कि जैसे कि कोल है, तो कोल की अवेलेबिलिटी हमारी अर्थ के अंदर बहुत लिमिटेड स्टॉक में है। मतलब हमारे पास थोड़ा ही कोल है अर्थ में, और अगर हम उस पूरे कोल को यूज कर लेंगे तो हमारे पास कोई कोल नहीं बचेगा। उसके बाद ये हमारे जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं ये सब बंद हो जाएंगे। वैसे अगर हम यूरेनियम की भी बात करें तो यूरेनियम भी अर्थ में बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, उसको हम यूज करे जा रहे हैं अभी तो। पर कुछ टाइम बाद में जब अर्थ में यूरेनियम खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? तब कुछ नहीं करेंगे, तब जितने भी पावर प्लांट्स बने हुए हैं अभी सबको बंद करना पड़ेगा। वैसे ही सेम पेट्रोलियम की लिए बात है। पेट्रोलियम में देखिए, हमें हर थोड़े दिनों बाद में पता लगता है कि कोई ना कोई नई रिफाइनरी मिल गई पेट्रोल की। पेट्रोलियम के लिए भी हमें थोड़े दिनों में पता लगता रहता है कि कोई नई रिजर्व मिल गई है पेट्रोलियम की, मतलब कि कोई जगह मिल गई जहां पे बहुत सारा पेट्रोलियम जमीन के अंदर दबा हुआ है। पर भाई धीरे धीरे तो वो भी चीजें खत्म होंगी ना, क्योंकि जैसे जैसे हम कोल काम में ले रहे हैं तो कोल खत्म तो हो रहा है पर नया कोल तो नहीं बन रहा है ना। वैसे यूरेनियम खत्म तो हो रहा है पर नया यूरेनियम तो नहीं बन रहा है ना। सेम फॉर पेट्रोलियम ऑल्सो। अब हम पेट्रोलियम जमीन में से हम कर करके बाहर निकाले जा रहे हैं, पर जमीन के अंदर नया पेट्रोलियम तो नहीं बन रहा है। तो इसलिए ये वाली जो रिसोर्सेस हैं वो खुद को रिन्यू नहीं कर पाती हैं, वहीं पे ये वाली जो रिसोर्सेस है वो खुद को रिन्यू भी कर पाती हैं। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, वो भी एक तरीके का रिन्यूएबल रिसोर्स हुआ। हाइड्रो पावर भी क्या हुआ? एक तरीके का रिन्यूएबल रिसोर्स हुआ, क्योंकि हाइड्रो पावर तो हमें पानी से मिलती है, और पानी तो नदियों में, ओशंस में बहुत सारा है ही सही। वैसे नॉन रिन्यूएबल के भी और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस है वो भी अर्थ के अंदर मिलती है, और वो भी कोल और पेट्रोलियम की तरह और यूरेनियम की तरह लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है। वो खत्म हो गई ना सारी, तो हमारे पास कोई नेचुरल गैस नहीं बचेगी। पर अब आप आज से कई 100 साल आगे का सोचिए।
अभी जिस हिसाब से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से हम डेवलपमेंट करते रहे तो क्या आज से 100 या 150 साल बाद में हमारे पास में ये रिसोर्सेज बचेंगी? देखिए, कोल अर्थ से एग्जॉस्ट हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। यूरेनियम हमारे पास नहीं रहेगा, पेट्रोलियम भी हमारे पास नहीं रहेगा, हमारे पास कोई भी तरीके के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं होगा कुछ सालों बाद में। वहीं अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम इतना ज्यादा ओवर यूज कर चुके होंगे कि ये भी हम फ्यूचर में जाके बड़ी मुश्किल से यूज कर पाएंगे। आप आज की ही हालत देख लीजिए, आज का एक बहुत मेजर कंसर्न यह है कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है। पहले जहां कुछ फीट नीचे जमीन में खड्डा खोदने पर पानी निकल जाता था, वहीं पे आजकल कुछ 100 मीटर तक खोदने के बाद में भी पानी नहीं निकल पाता है। बच्चों, विंड और सोलर एनर्जी का आज भी बहुत अच्छे से यूज नहीं हो पा रहा है, जबकि हमारे पास काफी अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है, उसके बाद में भी हम सोलर और विंड एनर्जी को यूज नहीं करते हैं ज्यादा। हम इवन नाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन कोल, यूरेनियम एंड पेट्रोलियम फॉर आर एनर्जी नीड्स। वहीं पे अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो देखिए, फॉरेस्ट जिस स्पीड से डीफॉरेस्ट होता है, मतलब कटते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, उस स्पीड से ही ग्रो नहीं हो रहे हैं ना दोबारा। तो फॉरेस्ट हालांकि रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, पर उन्हें सबको काट काट के खत्म कर दिया जा रहा है और नए फॉरेस्ट उगाए भी नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब आगे आने वाले सालों में तो हमें फॉरेस्ट, ग्राउंड वाटर और इस तरीके की कई रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी नहीं मिलेंगी। तो बच्चों, यही मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट करो तो इस तरह से करो कि आगे आने वाली पीढ़ियों को इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने का मौका मिले। बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। इसका मतलब कि डेवलपमेंट किया जाए और इस तरीके से किया जाए कि वो हमारी जो प्रेजेंट नीड्स हैं उनको तो फुलफिल कर दे, पर वो इस तरह से ना यूज करा जाए कि जो आगे हमारी फ्यूचर जनरेशंस हैं वो अपनी डेवलपमेंट नीड्स को, अपनी खुद की नीड्स को मीट ना कर पाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। मतलब कि आज जो भी हम जिस भी तरीके से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से करा जाए कि फ्यूचर में जो हमारी जनरेशंस आने वाली हैं उन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। अब मैं कॉम्प्रोमाइज किस सेंस में कह रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया कि आज से 100 साल बाद में करीब हमारे पास कोल नहीं होगा, मतलब आगे आने वाली जनरेशंस को बिना कोल के काम चलाना पड़ रहा है। उन्हें यह चीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही है कि उनके पास कोल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सारा एग्जॉस्ट कर दिया, हम लोगों ने सारा कोल यूज कर लिया। उन लोगों के पास में पेट्रोलियम नहीं है, क्योंकि आज हमने सारा पेट्रोलियम यूज करके खत्म कर दिया। तो उन्हें अपने डेवलपमेंट को, उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई जगहों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, और हम नहीं चाहते कि उन्हें यह चीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े। दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बच्चों, यहां पे मैं आपके साथ एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। द अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल, बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन पर्सन। बच्चों, वैसे देखा जाए तो अर्थ पे इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि इस वक्त अर्थ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब की जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए, मगर अर्थ पे इतनी भी रिसोर्सेज नहीं है कि एक लालची आदमी, कोई भी एक लालची आदमी की सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर दे। मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आज हम बहुत सस्टेनेबली डेवलप करते हैं, बहुत अच्छे से डेवलपमेंट करते हैं अपना, तो हमारे पास इतनी रिसोर्सेस है कि हम सब बहुत खुश रह सकते हैं। मगर कुछ लोग या फिर कुछ कंट्रीज अपना डेवलपमेंट इस तरीके से कर रही हैं कि वो सारी रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, बस इसलिए जिससे कि उनकी नीड्स जो है वो फुलफिल हो जाएं। अब वो ये नहीं देखते हैं कि उनके नीड्स के पीछे न जाने कितने लोग हैं जिनका नुकसान हो रहा है, और न जाने कितने लोगों का फ्यूचर खराब हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।